दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसके विक्टिम बिल्कुल ही रैंडम और इनोसेंट लोग होते थे, जिनका उससे कोई लेना देना ही नहीं था, जिसको लोगों ने नाम दिया था द रेनकोट किलर। तो आज हम बात करेंगे यू यंग चूल की। 18 अप्रैल 1970 साउथ कोरिया के गोचेंगुन नाम के विलेज में यू का जन्म हुआ। वो एक काफी पुअर फैमिली से आता था, जिनके पास रिसोर्सेज की काफी कमी थी। उसके फादर एक अल्कोहलिक थे, जिस वजह से वे अपनी फैमिली को डेली अब्यूज करते थे। यंग चूल के फादर वियतनाम वॉर वेटरन थे, जहां जब वॉर के समय उन्हें इंजरी हुई तो उन्हें काफी अच्छा बोनस देकर वॉर से भेजा गया, लेकिन उन्होंने वो पैसा अपनी फैमिली पर खर्च करने की बजाय उसे जुए में लगा दिया और सब हार गए। आगे जब यंग चूल 8 साल का हुआ तो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, जिसके चलते यंग चूल की मदर ने उसे और उसके सिबलिंग्स को उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया और खुद काम की तलाश में शहर चली गई। और अब उनकी ग्रैंड मदर ही उन सभी बच्चों को संभाल रही थी। पर कुछ टाइम बाद ही यंग चूल के फादर उसे और उसके सिबलिंग्स को अपने घर वापस ले गए, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उन्हें लगा कि उनकी नई वाइफ उनके बच्चों का ख्याल रखेगी। पर उल्टा यहाँ यंग चूल की स्टेप मदर उन सभी बच्चों के साथ काफी वायलेंट बिहेव करती थी। दूसरी तरफ यहाँ फैमिली की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। उन्हें फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी डेली लाइफ में, और वे एक ऐसे एरिया में रहते थे जहां बिजली और पानी भी काफी लिमिटेड थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका फैमिली को तब लगा जब 1985 में यू के फादर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। यहाँ यू अपने फादर जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। शुरुआत से ही उसका इंटरेस्ट सिंगिंग और ड्राइंग में था, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा और एक आर्टिस्ट बनेगा। आगे अपना हाई स्कूल खत्म करने पर उसने अनयांग आर्ट्स हाई स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, पर उसके लो ग्रेड्स और फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया गया। और इस टाइम तक यू काफी कुछ देख चुका था, अपने स्कूल के ट्रॉमास, रिजेक्शंस और गरीबी जिसमें वो बड़ा हुआ, और इन सबसे अब उसके अंदर वेल्थी और रिच लोगों के लिए हेट पैदा हो गई थी। उसका मानना था कि गरीब लोग अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन सबके पीछे रिच लोगों का हाथ है, और वो उन सभी लोगों से नफरत करने लगा था जो अमीर थे, जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। आगे जब यू का एडमिशन आर्ट्स स्कूल में नहीं हुआ तो उसने 1987 में एक टेक्निकल स्कूल में एडमिशन ले लिया, और अपने स्कूल के दौरान ही उसने अपना पहला क्राइम किया। जहां 1988 में जब वो 18 साल का था तो उसने एक घर से एक गिटार और एक टेप रिकॉर्डर चुरा लिया, पर बाद में वो पकड़ा गया और उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, जिसके चलते वो अपना टेक्निकल स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया। अपनी पहली अरेस्ट से बाहर आने के बाद से यू ने बड़ी चोरियां करनी शुरू कर दी थी। वो अब पैसे और गाड़ियां चुराने लगा था। आगे 1991 में यू एक लड़की से मिला जिसका नाम था हवांग मो, और वे दोनों ही एक दूसरे को डेट करने लगे। आगे चलकर उन्होंने शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा भी हुआ। पर इन सबसे अलग यू लगातार चोरियां कर रहा था, जहां एक बार उसने अपने लैंडलॉर्ड के ही घर से उसका एक कैमरा और $500 चुरा लिए, लेकिन वो पकड़ा गया और उसे 10 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 1994 में जब यू रिलीज हुआ तो कुछ टाइम के लिए तो वो शांत रहा, पर बाद में उसने फिर से चोरियां करनी शुरू कर दी, जिनकी वजह से वो पकड़ा गया और उसे 8 महीने के लिए एक बार फिर से जेल जाना पड़ा। और इस बार 1995 में जब वो रिलीज हुआ तो उसने चोरी छोड़कर अब इल्लीगल पोर्नोग्राफी इमेजेस और वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जिसके लिए उसे फिर से पकड़ा गया। और यहाँ ये अनक्लियर है कि उसे इस क्राइम के लिए कितने टाइम के लिए सजा मिली, पर 1999 में वो फ्रीली साउथ कोरिया की सड़कों पर घूम रहा था और छोटी मोटी चोरियां कर रहा था। इस बार वो एक फेक पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों को लूट रहा था। बाद में इस क्राइम के लिए भी उसे जेल जाना पड़ा। 2000 में यू को एक बार फिर अरेस्ट किया गया, जहां उसने 15 साल की एक लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके लिए उसे 3 साल की सजा दी गई। इस वक्त तक यू की वाइफ हवांग मो उसे काफी टॉलरेट कर चुकी थी, और इस क्राइम के बाद तो उसने उसे सीधा डिवोर्स दे दिया। इतनी बार जेल जाने के बाद भी यहाँ यू में कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। उल्टा इस बार उसकी जो हेट थी वेल्थी और रिच लोगों को लेकर, वो और बढ़ गई थी, इतनी कि वो उन सभी को मार देना चाहता था। और यहाँ जब वो जेल में था तो उसने वही एक आर्टिकल पढ़ा जो कि एक सीरियल किलर के बारे में था, जोंग डुयोंग, जिसने 1999 से 2000 के बीच करीब 9 वेल्थी लोगों को मारा था। यू उस किलर से काफी इंस्पायर हुआ और वो एक तरह से उसे अपना आइडियल मानने लगा था। लेकिन इसके साथ ही जब से यू की वाइफ ने उसे छोड़ा था
तब से ही उसे औरतों से भी काफी नफरत होने लगी, जिसके चलते वो अब अपनी वाइफ और अपने बेटे से बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो उन दोनों को ही मारने का प्लान बनाने लगा। सितंबर 2003 यू अपनी सजा काट कर बाहर आ गया, जहां से निकलने के बाद वो अपनी मदर के साथ सियोल में ही रहने लगा। यहां उसकी वाइफ हवांग मो ने डिवोर्स के बाद भी यू को अलाउ किया था अपने बेटे से मिलने के लिए, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यू उन दोनों को ही मारने की प्लानिंग कर रहा है। पर जब यू अपने बेटे से मिला तो उससे मिलकर उसे काफी अच्छा लगा। अपने बेटे के लिए उसके अंदर एक सॉफ्ट स्पॉट था, जिस वजह से वो उसे नहीं मार पाया। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपनी वाइफ को मारेगा। पर बाद में उसने सोचा कि अगर वो किसी ऐसे को मारेगा जिसे वो जानता है तो वो फंस सकता है, इसलिए वो अपनी वाइफ को नहीं मार पाया। और ये आखिरी बार था जब वो अपनी फैमिली से मिला, क्योंकि इसके बाद वो वेल्थी लोगों से बदला लेने निकल पड़ा था। पर यहां यू ने पहले कोई मर्डर नहीं किया था। इल्सिए प्रैक्टिस के लिए उसने स्ट्रे डॉग्स को मारना शुरू कर दिया, जिनको वो एक वीरान जगह ले जाता और अपने एक हैमर से मार देता, जिसे उसने खुद अपने घर में बनाया था। बाद में उसने डिसाइड किया कि वो पहले ओल्ड वेल्थी लोगों को मारेगा, क्योंकि उन्हें मारना उसके लिए आसान होता। 24 सितंबर 2003 सुबह के वक्त यू ग्लव्स, एक चाकू और अपना हैमर लेकर घर से निकल गया और वो सियोल में ही मौजूद सिंसाडोंग नाम की जगह पर गया, जो कि सियोल के सबसे वेल्थीएस्ट लोगों की डिस्ट्रिक्ट थी। जब वो वहां पर पहुंचा तो उस एरिया में घूमकर सभी घरों को चेक करने लगा। वो किसी ऐसे घर की तलाश में था जहां वो आसानी से घुस सके। और कुछ देर बाद ही उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपनी गाड़ी से निकलकर अपने घर जा रहा था, जिसके अंदर जाने के बाद यू ने उस घर को अच्छे से देखा और फिर उसके गार्डन की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। ये घर मिस्टर ली का था, जो 70 साल के एक रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे और वो अपनी वाइफ मिस ली के साथ रहते थे। यहां जब मिस्टर ली अपने लिविंग रूम में काउच पर बैठे थे तो तभी उन्होंने वहां यू को देखा, जिसे देखकर वे काफी डर गए और वे जोरों से चिल्लाने लगे। तभी यू ने अपने चाकू से उनकी गर्दन पर कई बार हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। और ये सब शोर सुनकर जब मिस ली वहां पहुंची तो यू ने उन्हें भी अपने हैमर से मारना शुरू कर दिया, जिससे उनकी भी जान चली गई। बाद में यू ने वहां से सारे एविडेंस मिटाए और घर के फ्रंट डोर को लॉक कर मेन गेट से बाहर आ गया। लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उसे पता चला कि वो अपना चाकू घर में ही छोड़ आया है, इसलिए वो घर में वापस गया और अपना चाकू लेकर उसने क्राइम सीन को ऐसे स्टेज किया कि जिससे ऐसा लगे कि घर के ऑनर्स का मर्डर चोरी की वजह से हुआ है। 9 अक्टूबर 2003 इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद यू ने सियोल के ही गुजीडोंग इलाके में रहने वाली एक फैमिली पर हमला किया, जहां उसने घर के ऑनर की मदर कांग मो पर अपना हैमर इतनी जोर से मारा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही ये शोर सुनकर घर के ऑनर की वाइफ उस कमरे में पहुंची तो यू ने उसके पेट पर जोरों से लात मारी और उससे पूछा कि क्या इस घर में कोई और मौजूद है। पहले तो उस लेडी ने उसे कुछ नहीं बताया, पर यू के फोर्स करने पर उन्होंने बताया कि उसका डिसेबल्ड सन ऊपर वाले कमरे में मौजूद है। और इससे पहले कि वो कुछ आगे बोलती, यू ने अपना हैमर उठाया और उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई। बाद में वो उनके डिसेबल्ड बेटे के कमरे में गया और उसे भी जान से मार दिया। बाद में जब उस लेडी के हस्बैंड अपने घर वापस लौटे तो वहां का सीन देखकर वे शॉक हो गए। उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल लगाया। बाद में जब पुलिस वहां पहुंची तो क्राइम सीन पर उन्हें किसी के जूतों के निशान मिले, जो कि फैमिली के किसी भी मेंबर से मैच नहीं हुए। इसके 1 हफ्ते बाद 16 अक्टूबर को सियोल के समस्योंगडोंग नाम के इलाके में यू ने जून ही यू नाम की लेडी पर हमला किया, जो कि एक मिलियनेयर फैमिली से थी। जहां जब यू उसके घर में घुसा तो वो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी और ये बात पता चलने पर यू उसे घसीटकर बाथरूम में ले गया और उसे अपने हैमर से बुरी तरह पीटा और उसे मरने की हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। कुछ टाइम बाद जब उस लेडी का बेटा अपने घर लौटा तो उसके सामने ही उसकी मदर ने दम तोड़ दिया। बाद में जब पुलिस वहां पहुंची तो एक बार फिर उन्हें क्राइम सीन पर जूतों के निशान मिले, जिन्हें जब बाद में चेक किया गया तो वे गुजीडोंग में हुए क्राइम सीन से मैच हो गए थे। जिसके बाद सभी मीडिया चैनल्स इन तीनों मर्डर्स को आपस में लिंक करने लगे, लेकिन पुलिस ने इन सबसे डिनाई किया क्योंकि वे पब्लिक को डराना नहीं चाहते थे। 1 महीने बाद 18 नवंबर को सियोल के हायहवाडोंग इलाके के एक घर में जी है बै नाम की हाउसकीपर रोज की तरह अपना काम कर रही थी कि तभी एक आदमी घर के दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर घुसता है, जो कि कोई और नहीं यू था। उसने हाउसकीपर से घर के ओनर के बारे में पूछा तो हाउसकीपर ने उससे डरते हुए बड़ी पोलाइटली पूछा कि वो कौन है और उसे उनसे क्या काम है। ये सुनते ही यू ने अपना चाकू निकाला और उस हाउसकीपर को पकड़कर उसे उसके ओनर के रूम में ले जाने को कहा। और वो जैसे ही बेडरूम में पहुंचा तो उसे वहां घर का ओनर जोंगस्यो किम
अपने बेड पर लेटे हुए दिखाई दिया, जिनके साथ उनका 1 साल का बच्चा भी लेटा हुआ था। उन्हें देखते ही यू ने जल्दी से अपना हैमर निकाला और किम पर हमला कर दिया, जिससे उनकी वही मौत हो गई। ये देखकर वहां खड़ी हाउसकीपर बै काफी डर गई थी, पर हिम्मत करके उसने जल्दी से बेड से बच्चे को उठाया और उसे लेकर भागने लगी। लेकिन यू ने बै को पकड़ लिया और उसे भी जान से मार दिया। इन सब के बीच वो छोटा बच्चा जोरों से रोने लगा था, तो यू ने उसे एक ब्लैंकेट से रैप कर दिया, जहां दम घुटने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। बाद में यू ने उस पूरी जगह को ऐसे स्टेज किया कि जैसे मर्डर्स चोरी की वजह से हुए हो। उसने यहां घर के सेफ से पैसे चुराने की भी कोशिश की, पर सेफ खोलने की कोशिश में उसका हाथ कट गया, जिससे उसे काफी ब्लीडिंग होने लगी। वो अपना कोई डीएनए एविडेंस नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए पूरे घर को आग लगाकर वो वहां से चला गया। बाद में जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो चेक करने पर उन्हें घर के पास ही के एक कैमरे से सीसीटीवी फुटेज मिली, जहां उन्हें एक आदमी उस घर से जाता हुआ दिखाई दे रहा था और उसने उस घर के ओनर की जैकेट भी पहन रखी थी, जिसको उसने ऑब्वियसली अपने कपड़ों पर लगे ब्लड को छुपाने के लिए पहना था। पर पुलिस को फुटेज में यू का फेस नहीं दिखाई दिखा, जिससे उसे आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल था। इसीलिए पुलिस ने उस फुटेज को पब्लिक कर दिया, इस होप में कि शायद उन्हें पब्लिक से कोई क्लू मिल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद यू ने कुछ टाइम के लिए किलिंग्स करना बंद कर दिया, जिस बीच उसने एक फेक पुलिस आईडी बनाई और रेड लाइट एरिया में जाकर सेक्स वर्कर्स को डराकर उनसे पैसे वसूलने लगा। क्योंकि साउथ कोरिया में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल था, तो उसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। और ऐसा करके उसने करीब $4000 जमा कर लिए, जिससे उसने एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया। और इस टाइम तक वो रेड लाइट एरिया में एक रेगुलर कस्टमर भी बन चुका था। और नवंबर के आखिर में वो एक किम नाम की एस्कॉर्ट से मिला, जिसे वो बाद में डेट करने लगा। और कुछ 2 महीने बाद उसने किम को प्रपोज भी कर दिया, पर यहाँ किम को यू के क्रिमिनल पास्ट के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और उससे कहा कि वो उसे दोबारा कभी कांटेक्ट ना करे। इस रिजेक्शन से यू के अंदर औरतों के लिए जो हेट थी वो वापस बाहर आ गई थी, जिसके बाद उसने सभी सेक्स वर्कर्स को मारने का डिसाइड किया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही जनवरी 2003 में यू को एक चोरी के केस में अरेस्ट कर लिया गया, पर वहां से वो जल्दी ही छूट गया। 16 मार्च 2003 यू ने एक सेक्स सर्विस में कॉल लगाया और उन्हें सियोडायमुनगु डिस्ट्रिक्ट के शॉपिंग मॉल में एक एस्कॉर्ट भेजने के लिए कहा। बाद में जब वो एस्कॉर्ट वहां पहुंची तो यू उसे अपने अपार्टमेंट ले गया और उसके साथ सेक्स करने के बाद वो उसे घसीट कर बाथरूम में ले गया और उसे जान से मार दिया। पर अब यहां प्रॉब्लम यह थी कि यू का अपार्टमेंट बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था, इसलिए वो बॉडी को बाहर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि ऐसा करते हुए उसे कोई भी देख सकता था। इसलिए उसने उस एस्कॉर्ट की बॉडी के 18 टुकड़े किए और उन्हें कुछ प्लास्टिक बैग्स में डाल दिया। बाद में वो उन बैग्स को एक स्मॉल माउंटेन पर ले गया जो सोगांग यूनिवर्सिटी के पीछे मौजूद था, और उसने सभी बैग्स को वही दफना दिया। ऐसा करके उसने उस जगह एक बॉटल कैप को रख दिया, ताकि उसे ये पता रहे कि उसने यहां एक बॉडी को दफन किया है, क्योंकि फ्यूचर में वो अपने और भी विक्टिम्स को वहां लाने वाला था। अप्रैल की शुरुआत में यू ने एक फार्मेसी स्टोर से एक वाइग्रा खरीदी, पर उस स्टोर के ऑनर ने उसे एक फेक वाइग्रा दे दी थी। ये बात जब यू को पता चली तो वो काफी गुस्सा हुआ और 13 अप्रैल की रात वो उसी जगह वापस पहुंचा जहां उसने सोचा कि वो उस स्टोर के ऑनर से फेक मेडिसिन बेचने के जुर्म में पैसे वसूल सकता है। तो उसने फार्मेसी के ऑनर जायसुन अहन के सामने अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर बताकर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जब यू ने अपनी पुलिस आईडी दिखाई तो जायसुन को उस पर शक हुआ, क्योंकि यहां जायसुन का अपने प्रोफेशन के चलते कई बार पुलिस से सामना होता था। और जब यू की आईडी लेकर उसने उसे ध्यान से देखा तो उसे पता चल गया कि वो फेक है। जब यू इससे मना करने लगा तो जायसुन ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो वो पुलिस स्टेशन जाकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। इस टाइम तक यू को समझ आ गया था कि जायसुन उसके ट्रैप में नहीं फंसने वाला, लेकिन अब उसने उसे देख लिया था तो पकड़े जाने के डर से उसने जायसुन को मारने का डिसाइड किया। यू ने उसके हाथों पर हैंडकफ लगाया और उसे जबरदस्ती उसी की वैन में डालकर उसे अपने अपार्टमेंट ले जाने लगा। बाद में वो उसे अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास बने एक पार्किंग लॉट में ले गया, जहां गाड़ी खड़ी करके वो अपने अपार्टमेंट से अपने वेपन्स लेकर आया और जायसुन को जान से मार दिया। पर इस प्रोसेस में उसका हाथ कट गया था और हर बार की तरह वो कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो वापस अपने अपार्टमेंट गया और अपने आप को साफ कर वैन को वोल्मिडो आइलैंड ले गया, जहां पहुंचने पर उसने जायसुन के दोनों हाथों को काटकर हैंडकफ के साथ उन्हें एक प्लास्टिक बैग में डाला और उन्हें नदी में फेंक दिया। और बाद में उसने वैन पर गैसोलीन डालकर उसे आग लगा दिया।
수갑 자국이 남을까 두려워 숨진 안 씨의 손목을 잘라 바다로 던져버리고 차에 불을 지릅니다. 사람이 사람을 저렇게 할 수 없다고 생각하는 거예요. 너무너무 잔인하고 애기 아빠를 얼굴을 볼 수 없게 해놨어요. 저때 यहाँ बाद में अप्रैल में ही यू ने एक दूसरे एस्कॉर्ट सर्विस में कॉल लगाया और उन्हें एस्कॉर्ट को नोगोसान डोंग एरिया में भेजने के लिए कहा, जहां पहुंचने पर वो उसे अपने अपार्टमेंट ले गया और सेक्स करने के बाद उसे भी मार दिया और उसके टुकड़े कर उसे उसी माउंटेन पर दफना दिया। और उसने ठीक ऐसा ही अप्रैल से जुलाई के बीच करीब 8 औरतों के साथ किया। यहाँ ज्यादातर सेक्स वर्कर्स अकेली ही रहती थीं, बिना अपनी किसी फैमिली और फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स के। वे अपने काम की वजह से अपनी रियल आइडेंटिटीज छुपा कर रहती थी, इसलिए उनके गायब होने पर भी कोई उन्हें नोटिस नहीं करता था। यहाँ सेक्स सर्विस ऑनर्स भी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा करने पर वे खुद पुलिस से फंस सकते थे। दूसरी तरफ यूबी एस्कॉर्ट सर्विसेज को अलग अलग नंबर्स और नाम से कॉल किया करता था, इसलिए उसे पकड़ना काफी मुश्किल था। लेकिन कुछ टाइम बाद एक एस्कॉर्ट सर्विस के ओनर ने नोटिस किया कि उसके यहाँ काम करने वाली लड़कियां गायब हो रही है, जिससे उसे काफी अजीब लगा। और 15 जुलाई 2004 को यून ने जब उस एस्कॉर्ट सर्विस में कॉल किया तो उसके ओनर ने उसके नंबर को नोटिस कर लिया, क्योंकि उसने पहले भी इसी नंबर वाले आदमी को एक एस्कॉर्ट भेजी थी जो कभी वापस ही नहीं आई। इसलिए सस्पिशन के चलते उसने पुलिस को कॉल मिला दिया। बाद में पुलिस ने सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए एक एस्कॉर्ट को यू की बताई हुई लोकेशन पर भेजा, जहां पुलिस भी उसे फॉलो कर रही थी। पर जब उस जगह काफी वेट करने पर भी जब यू नहीं आया तो उस एस्कॉर्ट ने कॉल किया और उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो यू ने उससे कहा कि वो काफी टॉल है, वो वापस चली जाए। दरअसल यहाँ यू उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता था जो उससे हाइट में छोटी और या फिर जिन्हें वो आसानी से ओवरपावर कर सकता था, और जब ऐसा नहीं होता तो वो लड़कियों को जाने के लिए कह देता था। पर यहाँ इसके बाद यू ने उस ओनर को दोबारा कॉल किया और उसे नई लड़की भेजने को कहा एक नई लोकेशन पर, और ओनर ने ठीक वैसा ही किया। और कुछ देर वेट करने पर ही जैसे ही वहां यू आया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पर इस टाइम तक पुलिस को लग रहा था कि वो कोई चोर या किडनैपर है जिसने उन सेक्स वर्कर्स को कहीं बेच दिया है, और उसकी एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री तो रही ही थी चोरी से रिलेटेड। लेकिन जब पुलिस उसे सियोल के मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी में इंटरोगेशन के लिए ले गई, तब एक पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा कि उसने उन लड़कियों को कहां बेचा है। तो इस पर यू ने रिप्लाई किया कि वो कोई किडनैपर नहीं है। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा कि वो फिर कौन है, तो यू ने कहा कि वो एक किलर है, वो लोगों को मारता है। ऑफिसर को लगा कि वो कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उसने उसे एक जोर से थप्पड़ मारा। पर इसके बावजूद यू काफी शांत था, उसके फेस पर कोई डर नहीं था। बाद में उसने उस ऑफिसर को एक नोटपैड देने के लिए कहा, जिसे देने पर यू ने उसमें टैली मार्क्स बनाना शुरू कर दिया, और ऐसा करते करते उसने कुछ 26 टैली मार्क्स बना दिए। जब उस ऑफिसर ने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि उसने इतने लोगों को मारा है। ये सुनकर वो ऑफिसर काफी शॉक हो गया था और उसने उससे उन लोगों की इन्फॉर्मेशन पूछी। तो इस पर यू ने उसे कहा कि वो अपने सारे क्राइम अपनी मदर के सामने कन्फेस करना चाहता है। बाद में जब पुलिस उसकी मदर को लेकर आई तो यू ने उनके सामने उन्हें सब कुछ बताया, जहां उसकी बातें सुनकर यू की मदर शॉक की वजह से बेहोश होकर गिर गई, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पर यहाँ पुलिस को यू की बातों पर अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए उसके क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए वे उसे उसी गुजी डोंग के इलाके में ले गए, जहां उसने एक बार एक फैमिली को मारा था। पर यहाँ पुलिस के कुछ भी पूछने पर यू उन्हें इंटेंशनली गलत डिटेल्स देने लगा। वो उन्हें किसी दूसरे घर में ले जाकर एक अलग ही स्टोरी बताने लगा, जिससे पुलिस को लगा कि वो कोई किलर नहीं बल्कि शायद एक मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी है। वो उसे दोबारा पूछताछ के लिए सियोल के मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी ले गए, जहां बाद में एक ऑफिसर इंटरोगेशन में उससे पूछताछ करने लगा। लेकिन जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, यू एपिलेप्टिक यानी दौरा पड़ने का नाटक करने लगा, जिसे देखकर उस ऑफिसर ने जल्दी से उसके हाथ से हैंडकफ्स निकाले और इसकी खबर देने के लिए कमरे से बाहर जाने लगा। पर उसे जाता देख यू उस ऑफिसर के पीछे उसे फॉलो करने लगा। जब बाहर खड़े पुलिस वालों ने उसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वो ऑफिसर उसे अपने साथ कहीं ले जा रहा है, जहां कुछ दूर जाने पर ही यू मौका देखकर बिल्डिंग से भाग गया। वो सीधा अपनी मदर के घर गया, जहां उसने अपने सारे वेपन्स और प्रूफ को लिया और उन्हें शहर के एक डंपस्टर में डाल दिया। यहाँ बाद में जब पुलिस को उसके बारे में पता चला तो वे उसे ढूंढने उसके अपार्टमेंट पहुंचे, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला और ना ही ऐसा कोई प्रूफ मिला जिससे उसका पता लगाया जा सके। और ऐसे ही उसे ढूंढते हुए 12 घंटे बीत गए थे। लेकिन बाद में फिर एक ऑफिसर ने यू को योंगडुंगपो स्टेशन पर पकड़ लिया। उसे एक बार फिर से इंटरोगेशन के लिए ले जाया गया,
जहां उसने ये कन्फेस किया कि उसने 26 लोगों को मारा है, जिसमें से 4 मर्डर्स उसने सियोल के वेल्थी एरियाज में किए हैं। 당초 26명을 살해하고 서울 서남부 지역 연쇄살인 사건도 자신이 저질렀다고 말했습니다. और बाकी मर्डर्स के बारे में बताने के लिए वो पुलिस को सागोंग यूनिवर्सिटी के पीछे वाले स्मॉल माउंटेन में ले गया, लेकिन जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसने एक बड़ा सा येलो रेनकोट पहना था। और इस समय यहाँ इस पूरे इंसिडेंट को सारी मीडिया कवर कर रही थी, और जब लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने उसे नाम दिया द रेनकोट किलर, और इसी नाम से वो पूरे साउथ कोरिया में फेमस हो गया। आगे यहाँ यू ने पुलिस को बताया कि उसने सारी दफन की हुई बॉडीज पर बॉटल कैप से मार्क लगाया हुआ है। उसकी बात सुनकर जब पुलिस ने वहां खोदना शुरू किया तो उन्हें वहां करीब 18 बॉडीज मिली, जिन्हें देखकर पूरी पुलिस टीम शॉक हो गई थी। यहां बाद में यू ने यह भी बताया कि उसने कुछ विक्टिम्स के लिवर्स भी खाए थे। चेक करने पर पुलिस को भी कुछ विक्टिम्स की बॉडी से उनके ऑर्गन्स मिसिंग मिले, पर इस बात का कोई भी ठोस प्रूफ उन्हें नहीं मिला। 충격적인 연쇄살인 사건의 희생자가 한 명이 더 늘어서 20명으로 늘어났습니다. 사건은 여자도 아니고 부유층도 아닌데 왜 죽으셨어요? 저희가 경찰인 걸 가짜 신분을 알아냈습니다. 6 सितंबर 2004 यू को कोर्ट ले जाया गया, जहां उसने उन विक्टिम्स की फैमिलीज से माफी मांगी, लेकिन विक्टिम्स के परिवार वाले उससे इतना गुस्सा थे कि वे उसे जान से मार देना चाहते थे। पर अपने कोर्ट के दूसरे अपीयरेंस में यू ने कोर्ट से भागने की कोशिश की, पर वो पकड़ा गया। आगे अक्टूबर 2004 में यू ने जेल में सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर वक्त रहते पुलिस ऑफिसर्स ने उसे रोक लिया। और 25 अक्टूबर 2004 को कोर्ट में जब एक स्पेक्टेटर ने उसकी इंसल्ट की तो उसने उस पर हमला कर दिया। बाद में उसने जज को भी मारने की कोशिश की, जिस वजह से पुलिस को उससे एक स्टेटमेंट साइन करवानी पड़ी कि वो कोर्ट के ट्रायल में कोई रुकावट पैदा ना करे, क्योंकि उसकी इन हरकतों की वजह से कोर्ट को अपना ट्रायल रोकना पड़ता था और डेट्स आगे बढ़ानी पड़ती थी। पर फाइनली 13 दिसंबर 2004 को यू को 20 लोगों के मर्डर के लिए मौत की सजा सुनाई गई, जिसके लिए शॉकिंगली यू ने जज को थैंक्स कहा। उसके अंदर किसी भी मर्डर को लेकर कोई पछतावा नहीं था। उल्टा उसने जज को कहा कि अगर पुलिस उसे नहीं पकड़ती तो वो मरते दम तक लोगों को मारता ही रहता। लेकिन यहां बेशक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हो, पर साउथ कोरिया में 1997 के बाद से किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं दी गई थी, क्योंकि 1998 में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट किम दे जुंग ने क्रिमिनल्स के एग्जीक्यूशन पर रोक लगा दी थी, जिस वजह से साउथ कोरिया में ज्यादातर क्रिमिनल्स को डेथ पेनल्टी के नाम पर उम्र कैद की सजा दी जाती है। और आज भी यू यंग चूल सियोल के एक डिटेंशन सेंटर में अपनी सजा काट रहा है। 뭐 세상 다 누구나 살다 보면 맨날 그 사건을 다 잊어버리는데 기억을 해달라고 지금 합니다. 왜 그러냐면 앞으로 이런 일 두 번 다시 없길 진짜 그저기 때문에 집안이 사정좋아하는 사람도 한두 사람이 아니잖아요. 피해가자 유가족들이. 그리고 나도 좀 내 도와주는 사람이 있어가지고 그 사람들 얼굴을 봐가지고 내가 진짜 죽을 때까지 진짜 착하게 남 피해 안 주고 착하게 살라고 노력을 해। तो दोस्तों, अगर आप क्राइम और मर्डर से रिलेटेड मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हम ग्रो कर सके और हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ। थैंक यू।